हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर बारामूला में हुए उन आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तानी सेना की करतूत निकल कर आई है सामने। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद मचा दिया है हड़कंप। आखिर पाकिस्तानी फौज इसमें शामिल क्यों थी, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जब वाकई में निज्जर की मौत हुई है तो फिर कनाडाई आतंकवादी निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा है जस्टिन ट्रूडो। महीनों से एनआईए के सामने कर रहा है आनाकानी। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, क्या वाकई में नहीं मरा है निज्जर या फिर क्या है इसका कारण। दोस्तों सारी जानकारियां इससे जुड़ी बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे इजराइल ने ईरान पर कर दिया सबसे बड़ा हमला, जिसके बाद भड़क उठे ये मुस्लिम देश। क्या इजराइल पर मिलकर करेंगे पलटवार, क्या नेस्तनाबूद कर देंगे इजराइल को। बताएंगे दोस्तों यहूदी देश ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है इजराइल को। तो उधर इजराइल के साथ अमेरिका, पश्चिमी देश पूरे तरीके से खड़ा दिखाई दे रहा। अमेरिका ने भी बयान जारी किया है, तनाव का माहौल है। बताएंगे आपको खबर। साथ ही साथ चीन ने तोड़ी चुप्पी, लद्दाख में सीमा से पीएलए सैनिकों की वापसी पर आखिरकार आ ही गया ड्रैगन का बयान। बताएंगे क्या कहा उसने। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर के गुलमर्ग टेरर अटैक में जहां मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इस कायराना हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए और 2 स्थानीय कुली भी मारे गए हैं। आतंकी हमले की जो आज जानकारी निकल कर सामने आई है दोस्तों, जो खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से, वाकई में हम भारतीयों को चौंका देगी। दोस्तों गुलमर्ग आतंकी हमले में अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दोस्तों सूत्रों से पता चला है कि हमले में 4 से 5 आतंकवादी शामिल थे। हमला सेना के काफिले में शामिल आखिरी गाड़ी पर किया गया था। हमले के लिए M4 और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सेना की गाड़ी पर स्टील बुलेट्स दागी गई थी। ये स्टील बुलेट्स गाड़ी की बॉडी को चीर करके निकल जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी जैशे मोहम्मद के ऑफ शूट PAFF ने ली है। असल में PAFF ने भले ही हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जिस तरह ये हमला किया गया है दोस्तों वो सीधे रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी फौज की तरफ इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन हमलों के जरिए पाकिस्तानी फौज ने एक तीर से कई निशाने लगाने की नाकाम कोशिश की है। गुलमर्ग के नागिन में हुए आतंकी हमले को 24 घंटों का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी कीमत पर गुलमर्ग के गुनहगार बचकर ना निकल पाए और पाकिस्तानी इरादों को नाकाम किया जाए। दोस्तों ये हमला बताता है कि दोनों हमलों में शामिल आतंकियों का हैंडलर एक ही है, इन दोनों हमलों का मास्टरमाइंड एक ही है। और दोस्तों इन आतंकियों का हथियारों की ट्रेनिंग भी एक ही तरह से दी गई है, यानी इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज का हाथ होने की संभावना है, क्योंकि आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में ही होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान की फौज इन आतंकवादियों का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इनडायरेक्टली वो भारत के जवानों, भारत के लोगों को मरवाने की साजिश रच रहा है, ताकि डायरेक्टली नाम पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान या फिर पाकिस्तान की सेना पर ना आए और ये इल्जाम आतंकवादियों पर आए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज कर रही है। बहरहाल दोस्तों सूत्रों से तो यही पता लगता है। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि अपनी भारतीय सेना और भारत की मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है इन हमलों को लेकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार से कोई उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि उनके बयान में ही ठंडक दिखाई देती है। दोस्तों इतने हमले हो जाने के बाद भी बयान तक ऐसे नहीं आए जिससे ये लग सके कि जम्मू कश्मीर को हर तरीके से ये सरकार प्रोटेस्ट करेगी। बहरहाल अब देखते हैं मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। साथ ही साथ आपको बता दें, महीनों से एनआईए के सामने कर रहा है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो आनाकानी। कनाडाई आतंकवादी निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट देने से कर रहा है इनकार। दोस्तों अभी तक निज्जर की हत्या का, निज्जर की मौत का डेथ सर्टिफिकेट कनाडा ने भारत को प्रोवाइड नहीं करवाया। आखिर क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि कनाडा की नागरिकता रखने वाला निज्जर अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का प्रमुख था और उससे 2020 में गृह मंत्रालय MHA ने आतंकवादी घोषित किया था। उसकी डेथ सर्टिफिकेट कई महीनों पहले मांगने के बाद भी अभी तक कनाडा ने नहीं दी। आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसी क्या दिक्कत है कि कनाडा उसको नहीं देना चाहता है। दोस्तों भारतीय अधिकारी ने कहा है कि ANI के पास 2 मामले दर्ज हैं, जिनमें निज्जर को एक आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। अपने केस फाइलों के दस्तावेजीकरण काम को पूरा करने के लिए जांच अधिकारी को दिल्ली की एक अदालत के सामने उसका यानी निज्जर का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी कि MLAT के तहत कनाडा सरकार से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन इसे शेयर करने के बजाय उन्होंने इसे मांगने का कारण पूछा और अब उन्हें जवाब भेजे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि कनाडाई आतंकवादी निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट कनाडा प्रोवाइड नहीं करवा रहा है भारत के एनआईए को। क्या कहीं इसमें कोई बहुत बड़ा झोल तो नहीं? क्या निज्जर की मौत किसी और एंगल से तो नहीं हुई है, या फिर वो कहीं जिंदा तो नहीं
ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों, और ये सवाल तब तक खड़े रहेंगे जब तक निजर डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा पाता। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कारण? जवाब देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें 100 फाइटर जेट 2000 किलोमीटर दूर ईरान में 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुसे, 3 स्टेप में मचा दिया कोहराम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर किया सबसे बड़ा हमला, जिसके बाद भड़क गए मुस्लिम देश। यहूदी देश को दे दी चेतावनी, तनाव अपने पीक पर। बता दें ईरान के ऊपर इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली विमानों ने 2000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरकर ईरान की राजधानी तेहरान और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान में लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी है। हमले से ईरान में कितना नुकसान हुआ इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच ईरान ने हमलों के खिलाफ सऊदी अरबिया ने प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली सैन्य कार्रवाई की निंदा कर दी है। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए ईरान पर हवाई हमले किए। इजराइल का यह हमला उस हमले का तगड़ा वाला जवाब था जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से 1 अक्टूबर को हमला किया था। 1980 के बाद इराक के साथ युद्ध के बाद से किसी शत्रु देश ने ईरान पर इस प्रकार पहली बार लगातार हमले किए हैं। यानी कि दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा हमला है ईरान पर इजराइल की ओर से। बता दें सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा करते हुए क्या कहा? सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरबिया ईरान को निशाना बनाने वाले इजरायली सैन्य हमले की निंदा करता है। इसने कहा कि यह ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल ने हवाई हमले में ईरान की मिसाइल निर्माण सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही है, तो वहीं मलेशिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ा हमला किया इजराइल ने ईरान पर, लेकिन सबसे बड़ी बात और नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के गैस, उसके तेल भंडार और न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ने टच तक नहीं किया। आखिर नेतन्याहू की क्या रही मजबूरी, वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर या तेल साइट को निशाना बनाने की जगह उसकी मिलिट्री साइट को निशाना बनाए, क्योंकि अगर तेल साइट को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अमेरिका के सहयोगियों पर भी इसका असर पड़ता है। वहीं अगर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया तो ईरान के साथ साथ इजराइल का बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका को भी इजराइल को बचाने के लिए आना पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने भी बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि इजरायली हमला नाकाम किया है हमने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की 6 आवाजें सुनी गई। हवाई सुरक्षा सिस्टम ने तेहरान में 3 जगहों पर हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है। इससे पहले इजरायली सेना ने बयान जारी करके ईरान पर हवाई हमले की जानकारी दी। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमले किए गए हैं। इजराइल ने ईरान के साथ ही सीरिया में भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह होगा कि ये वाला हमला वाकई में आग की तरह युद्ध का रूप ले सकता है। देखते हैं अब ईरान क्या रिटेलिएट करेगा या फिर ईरान को अपनी औकात पता चल जाएगी। साथ ही साथ बता दें लद्दाख में सीमा से पीएलए सैनिकों की वापसी पर चीन ने तोड़ दी चुप्पी। आखिरकार आ ही गया ड्रैगन का इस पर बड़ा बयान। दोस्तों, ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में अब चीन ने चुप्पी तोड़ी है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीनी और भारतीय सैनिकों की वापसी सुचारू रूप से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रशिया के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बातचीत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों के पीछे हटने और गश्त को लेकर हुए समझौते का अनुमोदन किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को बीजिंग में बताया कि सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटे हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। भारत ने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर चीन से हुए समझौते की 21 अक्टूबर को घोषणा की थी और बीजिंग ने एक दिन बाद इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों के समाधान तक पहुंच गए हैं और ये बीजिंग इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर, अब हिंदू भी उतर गए हैं मैदान में। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का बहुत बड़ा भारी प्रदर्शन 8 मांगों को लेकर कर दी नारेबाजी। बता दें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। ऐसे में कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब सनातन जागरण मंच यानी एसजेएम के बैनर तले शुक्रवार को चटगांव में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू इकट्ठा हुए और मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। बांग्लादेश के चटगांव में हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकार और सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उनकी 8 मांगे हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं। इनमें अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में त्वरित सुनवाई करना, पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास देना, अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू करना, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन करना और हिंदू कल्याण ट्रस्टों को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड करना जैसी मांगे शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें देश में हुए तख्ता पलट के बाद से बहुत ज्यादा सामने आई हैं। सनातन जागरण मंच की ओर से कहा गया है कि जब भी बांग्लादेश में सरकार चेंज होती है, बदलती है, हर बार हिंदुओं पर अत्याचार के मामले बढ़ ही जाते हैं और अब तो शेख हसीना इस्तीफे के बाद से ऐसी खबरें सामने आ ही रही
रही है। अब बांग्लादेशी हिंदुओं ने आवाज उठाई और दोषियों को सजा देने की मांग के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग भी की है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में इन पिक्चर को देखकर तो यही लगता है कि अब हिंदुओं को यानी कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को यह पता चल चुका है कि जो करंट की सरकार है वो किसी भी कीमत पर उनका सहयोग नहीं करने वाली। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ही करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। बहरहाल इन हिंदुओं की मांगों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के जिक्र पर भारत का बड़ा पलटवार। कहा पाकिस्तान में हर साल 1000 महिलाओं का शोषण। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी में वार्षिक बहस के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जिक्र कर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। भारत ने पाकिस्तान के इस प्रयास की निंदा करते हुए दो टूक जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्व थानेनी हरीश ने जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि उस देश का यह प्रयास निंदनीय है, घोर निंदनीय है, लेकिन इसका पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन ने अपनी आजमाई हुई रणनीति के आधार पर शरारती उकसावे में शामिल होने का विकल्प चुना है। पार्व थानेनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर महिलाओं की भूमिका पर हो रही महत्वपूर्ण वार्षिक बहस के दौरान राजनीतिक प्रचार में शामिल होना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि उस देश में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की स्थिति दयनीय है। उस देश के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन अल्पसंख्यक समुदायों की लगभग 1000 महिलाएं हर साल अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, आग उगलने वाले एर्दोगन का तुर्की कैसे बन गया शांत। कहा नहीं, भारत ने तो ब्रिक्स की सदस्यता नहीं रोकी है। जी हाँ, भारत के खिलाफ आग उगलने का कोई मौका न चूकने वाला तुर्की, कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला तुर्की, भारत विरोधी जहरीले बोल के लिए चर्चित तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का लगता है कि सुर ढीले पड़ गए हैं। पिछले महीने एर्दोगन ने यूनाइटेड नेशन में दिए अपने भाषण में कश्मीर के जिक्र से परहेज किया। अब उनके दफ्तर ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने विरोध के बाद ब्रिक्स में एंट्री की तुर्की की कोशिश को नाकाम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत नहीं चाहता कि कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह में शामिल किया जाए। तुर्की ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि भारत ने ब्रिक्स समूह में उसके शामिल होने का विरोध किया था। दरअसल हाल ही में रशिया के कजान में खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में तुर्की को इस समूह में पार्टनर देश के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया था। इससे एक दिन पहले एक जर्मन टैबलॉइड ने अपने रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री का विरोध किया था। अंकारा ने एक आधिकारिक बयान में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, 2 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में है एलोन मस्क। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार एलोन मस्क बीते 2 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में है। दोनों भू राजनीतिक मुद्दों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और रशिया के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कथित तौर पर एलोन मस्क से ताइवान पर अपनी स्टार लिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को सक्रिय न करने की अपील की थी। कथित तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कहने पर ही पुतिन ने एलोन मस्क से ये अपील की थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद बाइडेन के महकमे में हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, आखिर उतर गया मालदीव के मुइजू का बुखार। मुइजू ने भारत से फिर पर्यटन शुरू करने की लगा दी गुहार। जी हाँ, चीन के गुमान पर भारत से पंगा लेने वाले मोहम्मद मुइजू का जोश अब ठंडा पड़ गया है। भारतीय पर्यटकों के मालदीव जाने से परहेज के बाद मोहम्मद मुइजू के देश की आर्थिक हालत बदहाल हो गई है। अब मुइजू चाहते हैं कि भारत के लोग फिर से मालदीव में पर्यटन शुरू करें। लिहाजा मालदीव ने भारत से पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। मीडिया में शुक्रवार को एक खबर में यह बात कही गई है। यह घटनाक्रम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नई दिल्ली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान भारत को उनके देश के लिए सबसे बड़े पर्यटन स्रोत बाजारों में से एक बताए जाने और ये उम्मीद जताए जाने के कुछ दिन बाद हुआ है कि अधिक भारतीय पर्यटक द्वीप समूह राष्ट्र के भ्रमण पर आएंगे। दोस्तों बता दें कि मुइजू की यह यात्रा के दौरान भारत ने 7 अक्टूबर को इस बात पर जोर दिया था कि मालदीव के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध जारी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइजू ने व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सहयोग के लिए एक खाका पेश किया है। लेकिन दोस्तों, भारत ये कभी नहीं भूल पाएगा कि मुइजू की सरकार ने भारतीय सेनाओं को मालदीव से निकाला था। ये बात कभी भारतीय नहीं भूलने वाले, चाहे मुइजू कितने भी अच्छे संबंध क्यों ना कर ले भारत के साथ। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया, कहा जंग में रशिया उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी उनकी तैनाती। पश्चिमी देश ने कहा इससे जंग भड़केगा। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया है कि रशिया अब जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उतारने की तैयारी में है। इन सैनिकों को इसी हफ्ते तैनात किया जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने इस कदम से जंग के भड़कने और इसका असर दूसरे क्षेत्रों, खासतौर पर इंडो पैसिफिक में होने की बात कही है। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारियां जुटाई हैं, उसके मुताबिक नॉर्थ
नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को रविवार से सोमवार के बीच जंग में भेजा जाएगा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को 12,000 सैनिक भेजे हैं। इनमें 500 अधिकारी और 3 जनरल शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।